हेलो स्टूडेंट्स, यह मैं हूँ झारखंड सार संग्रह का बुक है और पूरा बुक हम लोग अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ इस बुक को कवर कर सकते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड का नामकरण। देखिए, बुक थोड़ा बाकी सार संग्रह बुक से अलग है, ध्यान रखिएगा। और बुक काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें जो टॉपिक्स है वो बाकी सार संग्रह जो आप उड़ान का पढ़ते हैं, चाहे A to Z पढ़ते हैं, उससे थोड़ा अलग लिखा हुआ है। एक तो इमेज बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है बुक देखने में और पढ़ने में। उसके साथ ही जो टॉपिक्स है वो अलग ढंग से बुक में सजाया हुआ है। तो इस चैप्टर में झारखंड का नामकरण के साथ साथ उपनाम और नए पुराने नाम जो है वो भी इसी चैप्टर में ऐड किया हुआ है। जनरली वो विविध में रहता है, लेकिन ये इसमें यहीं पर आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले झारखंड का नामकरण है। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों यथा झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। इसे छोटा नागपुर का पठार तथा भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके झारखंड को डिफाइन किया। अगला जो पॉइंट है उसमें आपको बताया जा रहा है ऐतिहासिक झारखंड। ऐतिहासिक झारखंड को जब आप समझेंगे तो इतना जानिएगा कि जब हम पुराने समय यानी कि इतिहास की बात कर रहे हैं, तब झारखंड आज के झारखंड से बड़ा है। आज जो मैप आप देख रहे हैं उसमें छोटा नागपुर एवं संथाल परगना हमारा झारखंड कहलाता है। लेकिन ऐतिहासिक झारखंड में अभी जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं उनके कुछ जिले भी शामिल हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा एवं मिदनापुर जिला भी पहले संयुक्त झारखंड जो था उसी में था। और छत्तीसगढ़ का रायगढ़ एवं सरगुजा जिला भी लगभग झारखंड में ही आता था। उड़ीसा का सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज एवं संबलपुर जिला जो है वो भी ऐतिहासिक झारखंड का पार्ट था। तो अब हम लोग इस बुक के आगे बढ़ते हैं। इस बुक में झारखंड प्राचीन संस्कृत साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णनों और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है एवं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। और याद रखिएगा कि जो 13वीं सदी के ताम्रपत्र की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, जिसमें कहते हैं कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला था हम लोग को, ये ताम्रपत्र किस राजा का था? तो याद रखेंगे, पूर्वी गंग वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव द्वितीय। क्या नाम था उनका? उनका नाम था नरसिंह देव द्वितीय और ये ताम्रपत्र उन्हीं का था। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, जो हमको जनरली करता था, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। एक नाम हम लोग और पढ़ते हैं, जय सिंह देव। वो भी उड़ीसा के राजा थे। वो भी 13वीं सदी के ही राजा थे, 13वीं शताब्दी ही उनका भी काल है। वो जो थे उन्होंने खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो जब 13वीं सदी देखें तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, तो वो राजा है नरसिंह देव द्वितीय। लेकिन जो राजा खुद को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था वो था जय सिंह देव। तो दोनों में नाम अलग है। अब हम लोग इस कॉलम को देखते हैं और ये कॉलम है प्राचीन ग्रंथों में झारखंड का नामकरण। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस कॉलम को पहले समझ लीजिए। कॉलम में प्राचीन ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और ये ग्रंथ किस काल में लिखा है इस कॉलम में वही बताया गया है। और उस ग्रंथ में हमारे झारखंड को किस नाम से लिखा गया है या उसमें विवेचना की गई है, बताया गया है, वो लिखा गया है। तो एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। सबसे पहला है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और इस ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश या कर्क खंड कहा गया। फिर अगला है, उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण की रचना हुई और इस ग्रंथ में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही अथर्ववेद की भी रचना हुई थी और इस अथर्ववेद में इस क्षेत्र को व्रात्य प्रदेश कहा गया। अगला है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल आप जानते हैं, इसमें महाभारत की रचना हुई। महाभारत के दिग्विजय पर्व में लिखा गया है और उसमें झारखंड के बारे में चर्चा है और उसमें पुंडरिक देश या पशुभूमि कहा गया है। अगला है मौर्य काल। आपको पता है कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और कौटिल्य जो थे चाणक्य, उन्होंने इस एरिया को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है।
अगला है मौर्यकाल वायु पुराण, और इसमें हम लगा दिए हैं क्रॉस, क्योंकि वायु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण ये सभी के सभी गुप्त काल की रचना है, ना कि मौर्य काल का। ठीक है, इसलिए यहाँ मेरे हिसाब से ये गलत लिखा हुआ था। यहाँ गुप्त काल होना चाहिए, क्योंकि गुप्त काल में ही वायु पुराण की रचना हुई थी, और वायु पुराण में इस क्षेत्र को मुरंड कहा गया है। फिर गुप्त काल में भागवत पुराण की रचना हुई, गुप्त काल में ही वायु पुराण की भी रचना हुई थी, गुप्त काल में भागवत पुराण की रचना हुई, और उसमें किक्कट प्रदेश कहा गया झारखंड को। गुप्त काल में विष्णु पुराण की भी रचना हुई, और इसमें झारखंड को मुंड कहा गया। विष्णु पुराण में याद रखिएगा, इसमें मौर्य शासक जो थे, मौर्य राजाओं की जानकारी हम लोग को मिलती है। रचना गुप्त काल में हुआ है, लेकिन मौर्य शासक जो थे उनकी जानकारी हमको विष्णु पुराण में मिलती है। फिर है गुप्त काल। गुप्त काल में ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई। प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, और इसको लिखने वाले हरिसेन थे। इसमें मुरुंड देश कहा गया झारखंड को। और पूर्व मध्य काल के संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर यानी झारखंड को कलिंद देश या छोटा नागपुर कहा गया। ये कॉलम समझ में आ गया होगा आपको। ये है काल, ये है वो ग्रंथ, और उस ग्रंथ में झारखंड को क्या नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पर चलेंगे। विदेशी यात्रियों द्वारा झारखंड का नामकरण। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी यात्री आए भारत, उन्होंने भारत में पढ़ाई की, खोज किया, और फिर वो अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के बहुत सारे स्थानों के बारे में चर्चा किए हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल में टॉलमी आया था। मौर्योत्तर काल में जब विदेशी भूगोल शास्त्री टॉलमी भारत आया, तो उसने झारखंड को मुंडल या मुंडलाई कहा। और गुप्त काल में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था फाहियान। इसने अपनी किताब में झारखंड को कुक्कुट लाड कहा। गुप्तोत्तर काल में हेनसांग, ये भी एक चीनी यात्री था। हेनसांग ने कीलोना सुफलाना या कर्णसुवर छोटा नागपुर के एरिया को कहा, और किचिंकायला राजमहल वाले क्षेत्र को कहा। ठीक है, गुप्तोत्तर काल 2 कॉलम में दिया, लेकिन याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल में चीनी यात्री हेनसांग आया। उसने छोटा नागपुर को कीलोना सुफलाना या कर्ण सुवर्ण कहा, और राजमहल वाले क्षेत्र को किचिंकायला कहा। अब हमको आशा करते हैं कि आपको ये सब धीरे धीरे याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मध्यकाल के दौरान झारखंड का नामकरण। मेरे हिसाब से ये याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जनरली इस समय सभी ने झारखंड को झारखंड ही कहा है। बस आपको एक बार ये कॉलम देख लेना है, और पक्का आपको एक बार में याद हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा। सबसे पहला है 13वीं शताब्दी ताम्रपत्र, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, यानी कि तांबे का एक लेख था, उसमें सबसे पहली बार झारखंड शब्द का लिखित उल्लेख हम लोग को मिला। सल्तनत काल के प्रसिद्ध संत कबीर दास, इन्होंने अपने दोहों और रचनाओं में इस इलाके के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया। फिर सल्तनत काल में और भी रचना है, देख लीजिए, बहुत सारा है। तो सल्तनत काल में मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ जो था पद्मावत, काफ़ी फेमस है, उसमें झारखंड शब्द का साफ जिक्र मिला है। उसके अलावा सल्तनत काल में ही तारीख़ फिरोज शाही जो किताब है, उसमें भी छोटा नागपुर क्षेत्र को सीधे झारखंड कहा गया है। सल्तनत काल में ही तारीख़ बंगला की भी रचना हुई, और तारीख़ बंगला में भी इस पूरे क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। तो याद करने में कोई हार्ड नहीं है, सब में अभी फ़िलहाल झारखंड ही कहा गया है। फिर सल्तनत काल में एक और बुक है सियार उल मुतखरीन, इसमें भी इस इलाके को झारखंड कहकर पुकारा गया है। सल्तनत काल में कुछ लेखक हुए, शम्स सिराज अफ़ीक, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन। ये जो प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार हैं, इन्होंने भी अपनी किताबों में झारखंड शब्द का खुलकर उल्लेख किया था। ठीक है, तो यहाँ भी झारखंड शब्द ही हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है मुगल काल। अब 3 मुगल काल में बताया गया है। मुगल काल में आईने अकबरी, अकबरनामा और तुजू के जहांगीरी। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया है। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है, और तुजू के जहांगीरी में इस क्षेत्र को खोखरा कहा गया है। तो तुजू के इस जहांगीरी में खोखरा और आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है या खंकारा, तो याद करने में हार्ड नहीं होगा। और अकबरनामा में जिस झारखंड के बारे में कहा गया है,
उसका चौहद्दी बताया गया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। चौहद्दी में बताया गया है कि उत्तर में रोहतासगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पंचेत है और पश्चिम में रत्नपुर है। ये उसी झारखंड वाले इलाका के अगल बगल का चौहद्दी है। ये आपको यहाँ बुक समझाया है, ठीक है। अब आपको एक बात बता देते हैं कि अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक अगर पूछे तो अबुल फजल हैं। और आपको एक बात बता दें कि आईने अकबरी कुछ अलग नहीं है, ये अकबरनामा का ही पार्ट है। अकबरनामा जो लिखा गया था वो 3 पार्ट में लिखा गया था, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 जो था अकबरनामा का, उसमें कुछ नहीं, अकबर से पहले जो भी राजा थे, तो 2 राजा हुए, बाबर हुआ और हुमायूं हुआ। ये लोग कैसे इधर आए और उन लोगों ने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या उनका इतिहास था, वो लिखा गया भाग 1 में, पहले पार्ट में लिखा गया। फिर पार्ट 2 जो था, मतलब दूसरा भाग जो आया अकबरनामा का, उसमें बताया गया कि अकबर का शासनकाल में कौन कौन सा युद्ध उसने लड़ा, क्या प्रमुख घटना हुआ, उसके बारे में बताया गया। और पार्ट 3 जो था अकबरनामा का, तीसरा पार्ट जो था, वही था आईने अकबरी। इसलिए कभी भी अगर कोई कंफ्यूज करे तो याद रखिएगा कि आईने अकबरी भी कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, अकबरनामा का ही पार्ट 3 है। अकबरनामा को 3 पार्ट में लिखा गया था और तीसरा पार्ट आईने अकबरी था। आईने मतलब होता है कानून और अकबरी मतलब अकबर का कानून। तो अकबर का जो कानून था, उसका राजस्व प्रणाली था, उसका भूमि का जो प्रणाली था, शासन जैसे करता था, कानून जो उसका चलाता था, वो उसी की चर्चा आईने अकबरी में की गई है, ठीक है। तो ये इतना तो आपको इतिहास के बारे में जानना चाहिए। चलिए, अब ये हम लोग का कॉलम यहाँ हुआ ख़त्म। अब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरा नाम से जाना जाता था एवं धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चुटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। सन 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। सन 1812 ईस्वी के पश्चात यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। इसे चुटिया नागपुर नाम से J.H. हेविट द्वारा दी गई थी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण नाम से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, 1834 ईस्वी में स्थापित साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किसुनपुर के नाम से जाना जाता था एवं बाद में नाम बदलकर रांची कर दिया गया। अंततः रांची जिला की स्थापना के साथ संपूर्ण जिला रांची कहा जाने लगा। वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम मान बाजार अथवा मानभूम खास परगना के नाम से पड़ा था। सन 1834 में हजारीबाग जिला बनने से पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो गेब्रोगोई के नाम से किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। टॉलमी द्वारा खरसावा को करतासीना के नाम से संबोधित किया गया है। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय में झारखंड का उल्लेख मिलता है। हर जो पॉइंट लिखा गया है सब इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनेंगे इससे। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में नरीखंड एवं कालांतर में कांगजोल एवं जंगलतरी नाम से जाना जाता था। राजमहल मध्यकालीन नाम था एवं हेनसांग द्वारा इसका उल्लेख किचिंग कायला के नाम से CU की ग्रंथ में की गई थी, यानी कि CU की किताब का नाम है और उसने किचिंग कायला कहा था। नेक्स्ट पेज है दामिनी कोह। अब यहाँ पर दामिनी कोह के बारे में आपको समझाया गया है कि दामिनी कोह क्या था। दामिनी कोह की स्थापना 1832-33 में श्री जॉन पेटीवुड, जो कि सिविल सेवा अधिकारी थे, एवं कैप्टन टैनर, जो कि सर्वेक्षण के संयुक्त प्रयास से की गई। ये सर्वेक्षक थे, ठीक है, दोनों का पद याद रखिएगा। श्री जॉन पेटीवुड जो थे वो सिविल सेवा अधिकारी थे और कैप्टन टैनर जो थे वो सर्वेक्षक थे। दोनों के साथ मिलकर जो प्रयास किए, संयुक्त प्रयास से की गई थी। इसका सीमांकन कार्य 1824 में शुरू हुआ था। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल थे, जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ी अंचल है। कभी पूछे कि संथाल परगना का कितना भाग आप दामिनी कोह कह सकते हैं, या अंग्रेजों ने दामिनी कोह के रूप में उसको
बताया तो ये 1/4 1/4 था, ठीक है। और ये पहाड़ी अंचल है। दामिनी कोह के अंतर्गत तत्कालीन भागलपुर, मुर्शिदाबाद एवं बीरभूम जिले शामिल थे। यह 1366.01 वर्ग मील में विस्तृत था, जिसमें 500 वर्ग मील पहाड़ी क्षेत्र नहीं थे। अब यह लाइन यहाँ पर गलत है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है और यहाँ नहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ होना चाहिए। अब सेंटेंस पढ़िए, नहीं को हटा करके। यह 1366.01 वर्ग मील में विस्तृत था, जिसमें 500 वर्ग मील पहाड़ी क्षेत्र थे। समझ में आया? 1366 वर्ग मील में ये दामिनी को का क्षेत्र घोषित हुआ, लेकिन उसमें 500 वर्ग मील जो था वो कठोर चट्टान और पहाड़ी इलाका था, जिसको खेती योग्य बदलना एकदम नामुमकिन था। उस समय भी इसको खेती योग्य नहीं बनाया जा सका और आज के डेट में भी इसको खेती योग्य नहीं बनाया गया। तो अगर ये 500 हम घटा दें 1366 में तो 866 बचता है। तो 866 वर्ग मील में खेती योग्य भूमि बनाई गई और उसमें खेती हुआ और उसका राजस्व अंग्रेज को मिला। ये 500 जो वर्ग मील है वो उस समय कड़ा चट्टान की वजह से ये खेत में नहीं बदल पाया, ठीक है। तो 1366 वर्ग मील में विस्तृत था, जिसमें 500 वर्ग मील पहाड़ी क्षेत्र था। तो नहीं जो है वो मिसप्रिंट है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संथाल लोग कटक, ढालभूम, मानभूम, बड़ाभूम, पलामू, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा एवं बीरभूम से आकर दामिनी कोह में बसे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक सरकार के प्रोत्साहन के बाद राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भूभाग में संथालों ने जंगल साफ कर कृषि कार्य प्रारंभ किया था। अब बताया जा रहा है स्रोत। सर जो दामिनी कोह को यहाँ डिफाइन किए हैं और उसके बारे में जानकारी दिए हैं, उसका रेफरेंस बताया है द संथाल इंसरेक्शन ऑफ 1855-57 पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ये पब्लिश्ड हुआ था। उसी स्रोत के अनुसार ये आपको जानकारी यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर बुक में जनजातियों का झारखंड में प्रवेश बताया गया है, तो चलिए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए, ऐसे तो हम लोग अगर दूसरा सार संग्रह झारखंड का पढ़ रहे होते तो इनका टॉपिक अलग अलग ढंग से होता, लेकिन अगर जब हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं तो बुक जैसे इसको पढ़ाया है हम लोग वैसे ही सिलसिलेवार पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हम लोग को टॉपिक पढ़ के कवर करना है। इस बुक में जैसे चैप्टर्स अरेंज किए हुए हैं हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है जनजाति। प्राचीनतम जनजाति असुर। इनका प्रवेश नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल बहुत पुराना समय है, ठीक है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है असुर। इनका संकेंद्रण रांची, गुमला एवं लातेहार जिला में है, ठीक है। ये जानकारी इनके बारे में बताया गया है। दूसरा जनजाति है बिरहोर, बिरजिया एवं खड़िया। कैमूर की पहाड़ियों की ओर से संभवतः छोटानागपुर में इनका आगमन हुआ है। और कोरवा है, संभवतः मध्य प्रदेश की ओर से इनका आगमन हुआ है। मुंडा के बारे में बताया जा रहा है कि इनका प्रवेश 600 BC यानी कि 600 ईसा पूर्व हुआ था। असुरों को परास्त कर नागवंश की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम लोग कहें कि वंश का स्थापना या फिर राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो एक तरह से मुंडा लोग ही शुरू किए थे। फिर है उरांव। उरांव का प्रवेश 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका संबंध दक्षिण भारत से है और ये विभिन्न स्थानों से होते हुए झारखंड में आकर यहाँ 2 भागों में राजमहल एवं पलामू में बसे थे। इनकी 2 टुकड़ी थी, एक टुकड़ी राजमहल वाले क्षेत्र में और एक पलामू वाले क्षेत्र में बसा। अगला है चेरो, खरवार एवं संथाल। अब इनके बारे में पढ़िए क्योंकि इसको हम लोग नई जनजाति में रखते हैं। 1000 ईसा पूर्व तक चेरों, खरवारों और संथालों को छोड़कर झारखंड में विद्यमान लगभग सभी जनजातियां झारखंड छोटानागपुर में बस चुकी थी, ठीक है। ये कब के बोल रहा है? 1000 ईसा पूर्व तक। चेरो तथा खरवार जनजातियां पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बसी तथा बाद में चेरो ने पलामू में अपनी सत्ता भी कायम की थी। संथाल जनजाति 10वीं सदी तक हजारीबाग में पूरी तरह बस चुकी थी। बाद में ब्रिटिश काल में संथालों का संथाल परगना में आकर बसने का प्रमाण है। ये आप जनजाति के बारे में जानें। अब यहाँ पे एक बताया गया है कि 1000 BC के बाद और 1000 BC से पहले। नवीन में चेरो, खरवार एवं संथाल को रखा गया है। मध्य में मुंडा हो एवं उरांव को। प्राचीन जनजाति में कोरवा को और प्राचीनतम जनजाति में असुर, बिरहोर, बिरजिया एवं खड़िया को रखा गया है। आगे बढ़ा जाए बुक में।
झारखंड के जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी हमें निम्न पुस्तकों से मिलती है। अगर हमको झारखंड के जनजातीय इतिहास और उसकी संस्कृति को पढ़ना है तो हमें इनकी बुक को देखना होगा। तो इसमें सबसे पहले पुस्तक का नाम दिया हुआ है और लेखक का नाम। पुस्तक का नाम है मेमोरीज ऑफ द हो देशम और इसके लेखक हैं S.L. टिकेल। उसके बाद एक डाल्टन के बारे में आपको भी पढ़ना है। डाल्टन ने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। इसमें इनका 3 बुक आपको यहाँ लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल, द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। ये किसका बुक है? डाल्टन का है। तो डाल्टन का 3 बुक है, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल, द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। और अमरनाथ दास का बुक है कथा कोश या अमर कोश भी इसी को बोलते हैं, कथा कोश। इसमें भी झारखंड के जनजातियों के बारे में, इनकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला है झारखंड की जनजातियों का विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख, यानी कि झारखंड की जो जनजाति आप देख रहे हैं विभिन्न ग्रंथों में भी उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरो जनजाति का जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में असुर का, रामायण में उरांव जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है और महाभारत में असुर एवं मुंडा के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। S.L. टिकेल की पुस्तक मेमोरीज ऑफ द हो देशम में कोल या हो जनजाति हेतु लड़ाका या लड़ाका कोल शब्द का प्रयोग किया गया है। S.L. टिकेल के अनुसार हो जनजाति को आर्यों ने 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य छोटा नागपुर से सिंहभूम भगाया था। टॉलमी द्वारा मुंडा हेतु मुंडाला एवं सबर हेतु सूत्रराई शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी पुष्टि J.W. माकरेंडल की पुस्तक एंशियंट एज डिस्क्राइब्ड बाय राल्मो द्वारा होती है। बुक का नाम जरूर याद रखना है। प्लिनी द्वारा रचित पुस्तक हिस्ट्री नेचुरलिस्ट में मोनेडस का उल्लेख है और संभवतः कहा गया है कि मोनेडस सबर जनजाति के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। अब आगे बढ़ा जाए और इसमें है वैदिक कालीन झारखंड। बताया गया है वैदिक कालीन झारखंड के बारे में। तो ये टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक कालीन जनजातियां असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया आदि सभी को असुर कहा जाता था। पहले वैदिक कालीन समय में इन सब जनजातियों का अलग अलग नाम नहीं था, इन सभी के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता था, असुर। अभी हम लोग सबको क्या कर चुके हैं, अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे पुंड्र या पुंड कहा गया है। इसके अनुसार वैदिक काल में मगध पर आर्यों के आक्रमण के कारण वहाँ निवास करने वाली चेरो और खरवार जनजातियां छोटा नागपुर की ओर चली आईं या उधर चली गई। इस काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से संबोधित किया जाता था। अब हम लोग वैदिक काल को 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो देख लीजिए दोनों का समय। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो होता है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले पढ़िए ऋग्वैदिक काल में झारखंड। इस काल में इस क्षेत्र के लोगों द्वारा पशुवत व्यवहार करने की व्याख्या मिलती है, जिसके कारण इन्हें किक्कट नाम देशो अनार्य अर्थात अनार्य प्रदेश कहा जाता है। और अनार्य किसको कहते थे? पहले जानिए आर्य किसको कहते थे। आर्य कहते थे जिसको जो सभ्य होते थे, ऐसा कहा जाता है, डेफिनेशन है, डोंट माइंड। तो जो सभ्य होते थे उसको आर्य कहते थे और जो सभ्यता नहीं उन लोगों को दिखा होगा तो अनार्य शब्द यूज किए। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र की जनजातियां लिंग के उपासक थे, जिससे इन्हें सिस्नो देवा या लिंग पूजक कहा जाता था। अगला जो है हम लोग उत्तर वैदिक में पढ़ते हैं। हम लोग वैदिक काल को 2 पार्ट में बांट के पढ़े, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस समय झारखंड की स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन अथर्ववेद के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य या मतलब कि घुमंतु कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि इस काल में ही आर्यों का बसाव झारखंड क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद बताया जा रहा है महाजनपद काल। महाजनपद काल में इसका समय है 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व। इस समय झारखंड की स्थिति। इस काल के प्रारंभ में झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि महाजनपद काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का हिस्सा था तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? बाद में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार द्वारा अंग को मगध में मिला दिए जाने के कारण पूरा झारखंड मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया।
मगध साम्राज्य के नंदवंश की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। वे यहाँ के लोहे व अन्य धातुओं का उपयोग परिवहन, हथियार और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए करते थे। तो ये आप यहाँ तक महाजनपद काल में आप झारखंड की स्थिति देख लिए। अब बुक में शहर और उसके उपनाम बताया गया है। ठीक है, बुक जैसे अरेंज है हम लोग सेम वैसे ही पेज वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब आ रहा है इसमें शहर स्थल के उपनाम, स्थल का नाम और उसके बाद उसका उपनाम। तो सबसे पहले रांची। रांची को हम लोग झारखंड का शिमला कहते हैं, झरनों का शहर कहते हैं, पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहने के पीछे रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा, जो ये मैनचेस्टर है ये इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध शहर है और जो पूरी दुनिया में अपने बड़े बड़े कारखानों और औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत मशहूर है। और इसी कारण झारखंड में जो हमारा रांची है उसको पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारखाने और औद्योगिक क्रांति जैसी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको भी कहा जाता है। तो मैनचेस्टर याद रखिए कि शहर जो है कहाँ का है, इंग्लैंड का है। अब अगला जो है इसी में रांची के लिए और भी उपनाम है। जलप्रपातों का शहर कहते हैं, मोटरिस्ट पैराडाइज कहते हैं, शहीदों का नगर कहते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं। अगला है बोकारो भेंडरा, झारखंड का सेफील्ड इसका उपनाम है। सेफील्ड भी देखिए, ये भी एक शहर है, इंग्लैंड का शहर है, जो कि बेहतरीन लोहे के औजारों के लिए फेमस है। वहाँ चाकू, छुरी, कटलरी का काम होता है जनरली, और उसी के तर्ज पर बोकारो भेंडरा को झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। फिर है धनबाद, काले हीरे की नगरी कहते हैं इसको, झारखंड की कोयला राजधानी कहते हैं, कोयला नगरी और खदानों का शहर उपनाम धनबाद का है। इसके अलावा गिरिडीह, जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि, क्योंकि 20 जो तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर, उनको निर्वाण यहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको निर्वाण भूमि कहते हैं। पहाड़ियों का गांव भी कहते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर, और इसी को इंग्लिश में कहें तो 1000 गार्डन्स कहेंगे। कोडरमा को चमकीली धरती, भारत की अबरक राजधानी, माई का राजधानी और झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चतरा जो है उसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है और उन्हीं के नाम पर माँ छिन्नमस्तिका की नगरी या कांच नगरी कहते हैं। कांच नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि भुरकुंडा भदानी नगर में कांच की फैक्ट्री थी, ग्लास फैक्ट्री, जो अभी फिलहाल बंद है। इसी के कारण रामगढ़ को कांच नगरी भी कहते हैं। खूंटी को लाह नगरी और नॉलेज सिटी भी कहते हैं। लाह वही लैक बोलते हैं ना, हाँ, लैक के वजह से लाह नगरी, और नॉलेज सिटी भी इसको कहते हैं। बहुत सारे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अभी खूंटी में बन रहे हैं, इसीलिए इसको नॉलेज सिटी कहते हैं। फिर गुमला, अल्बर्ट एक्का की नगरी, सभी जानते हैं हम लोग। सिमडेगा को खेल की नर्सरी, और इसका पूरा नाम था वीरू कैसलपुर परगना, तो इसी के कारण इसका उपनाम आज भी है वीरू कैसलपुर परगना। लोहरदगा को हम लोग बॉक्साइट नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट बहुत ज़्यादा है। पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? गर्मी के समय में हालत यहाँ ऐसा हो जाता है कि गर्मी भी बहुत पड़ता है, सूखा भी बहुत पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं। गढ़वा जो है माँ गढ़ देवी मंदिर है वहाँ, इसलिए उनकी नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर का जो उपनाम है थोड़ा ज़्यादा है, उसको रट लीजिएगा। खेल नगरी, भारत का पिट्सबर्ग। अब पिट्सबर्ग भी वही बात है कि पिट्सबर्ग भी कोई शहर होगा जो फेमस होगा, इसीलिए कहा गया है। तो याद रखिएगा, यूएसए का एक शहर है, इलाका है, उसमें स्टील के लिए ये पिट्सबर्ग बहुत फेमस है, उसी के नाम पर यहाँ पर इस तर्ज पर जमशेदपुर को उपनाम दिया गया है। इसके अलावा इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को एवं टिस्को शहर। इसके अलावा मिनी मुंबई इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो जमशेदपुर का लाइफ बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न लाइफ वहाँ लोग जीते हैं, और वहाँ का माहौल जो है काफ़ी व्यापारिक है, जैसे कि मुंबई का है, इसलिए इसको मिनी मुंबई कहते हैं। भारत का प्रथम नियोजित शहर है, औद्योगिक शहर, क्योंकि इसको एकदम मैप लेकर पूरा ढंग से इसको बसाया गया है, इसीलिए हम लोग इसको नियोजित शहर कहते हैं। भारत का प्रथम नियोजित औद्योगिक शहर, हर चीज़ को बहुत नियोजन के साथ सोच समझ के बनाया गया है। जमशेदपुर को ही औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं और खेल राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थली कहते हैं।
पूर्वी सिंहभूम को ढाल राजाओं की भूमि कहते हैं क्योंकि ढाल राजा यहाँ रहते थे। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, आपको पता है कि अंग्रेज सिंहभूम से प्रवेश किए थे झारखंड में, इसलिए पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है क्योंकि जमशेदपुर में बहुत सारा कारखाना है, बहुत सारा उद्योग धंधा है, इसलिए आर्थिक राजधानी के रूप में ये गौरव पूर्वी सिंहभूम को प्राप्त है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का रत्नगर्भा क्योंकि ये अपने गर्भ में कई धातु जो है उसको बस रखी हुई है, जैसे लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, बहुत सारे विशाल भंडार हैं, इसलिए इसको रत्नगर्भा झारखंड का कहते हैं। उसके अलावा सरायकेला छऊ कला नगरी, संगीत एवं नृत्य का मक्का। देवघर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, बाबा धाम है वहाँ, चिता भूमि, बाबा नगरी, हरित कीवाना, मंदिरों का शहर और देवी देवताओं का घर देवघर को कहा जाता है। उसके बाद है दुमका को बाबा बासुकीनाथ की नगरी कहते हैं क्योंकि वहाँ बासुकीनाथ के मंदिर है। गोड्डा माँ योगिनी मंदिर है, शक्तिपीठ है, इसलिए उसको माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल भी कहते हैं और इसको सिल्क सिटी भी कहते हैं। गोड्डा को बिल्कुल याद रखेंगे कि गोड्डा को सिल्क सिटी भी कहते हैं। साहिबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार है क्योंकि जिसको भी बंगाल प्रवेश करना रहता था उसको साहिबगंज तेलियागढ़ी किला को क्रॉस करना पड़ता था, तो बंगाल का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। जामताड़ा सांपों का घर और पाकुड़ जो है मार्टिलो टावर का शहर। आप लोग को पता होगा कि संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, उस समय अंग्रेज लोग अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उन्होंने मार्टिलो टावर को बनाया था। ठीक है, तो मार्टिलो टावर का शहर अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। अब अन्य उपनाम, प्रमुख उपनाम में देखिए, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या फिर छोटा नागपुर की रानी, दोनों हिंदी इंग्लिश है। नेतरहाट को कहा जाता है, नेतरहाट का उपनाम है ये। मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव मल्लूटी दुमका को कहते हैं। यही पूछ लेता मंदिरों का शहर बताइए तो देवघर को कहते। मंदिरों का गांव बोल दिया तो मल्लूटी दुमका कहे। गांव में बसा शहर तो मैक्लुस्कीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज, मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज, क्योंकि आज भी यहाँ अंग्रेज लोग और जो एंग्लो इंडियंस है उनका गाँव है, वो लोग यहाँ रहते हैं। चलिए, झारखंड का खजाना या भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। अब रूर शब्द आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि जर्मनी का रूर इलाका खनिज के लिए पूरी दुनिया में नंबर 1 है, काफ़ी फेमस है। उसी के नाम पर, उसी की तर्ज पर इसका नाम हो गया भारत का रूर, क्योंकि हमारा छोटा नागपुर का पठार भी अपने अंदर कई तरह के खनिज को संजोए हुए हैं। फिर अगला है बंगाल का शोक या देवनद, इसको हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं क्योंकि बंगाल में पहले इसी की वजह से बहुत बाढ़ आ जाता था, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है और हम लोग दामोदर नदी को देव नदी कहते हैं। बंगाल की राजधानी राजमहल और चाईबासा, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। श्रीनिवास शहर जो कि अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश या कथा कोश के अनुसार है, श्रीनिवास शहर उपनाम है चाईबासा का, ठीक है। इसके अलावा है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी जो कि कोराम्बे लोहरदगा में हुआ था। हम लोग सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और उसी प्रकार से कोराम्बे में भी एक नागवंशी थे और एक रक्सेलों के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हम लोग झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं, छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहते हैं कोराम्बे को। पत्थर पे लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची को कहते हैं। हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे लोहरदगा जो पास में है हल्दी घाटी क्षेत्र के, इसलिए इसको हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। झारखंड का हम्पी दोईसा का किला, हम्पी आप जानते कहाँ है, कर्नाटक में है। वहाँ के महल खंडर काफ़ी फेमस हैं। उसी प्रकार से दोईसा में भी किला था, तो झारखंड का हम्पी इसको कहते हैं। हम्पी कर्नाटक, कभी मौका मिले तो जाए, सुंदर जगह है। अगला है हजारों महुआ वृक्ष का गांव, याद जरूर रखेंगे, महुआ टाड़ गोमिया बोकारो को कहा जाता है हजारों महुआ वृक्ष का गांव। एकमात्र श्वेतांबरी जैन का गांव मधुवन कहलाता है। शोक की भूमि चोकाहातू रांची कहलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, शोक की भूमि चोकाहातू रांची। मुंडाओं का प्राचीन कब्रिस्तान जिसको शासन देरी कहते हैं ना, जहाँ लोग अपने मृत जनों को वहाँ दफनाते हैं और वहीं जाते हैं शोक व्यक्त करने, तो ये शोक भूमि है हम लोगों का। फिर है पहाड़ियों की मल्लिका, नेतरहाट को कहते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल नेतरहाट को कहते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा है
और कारखानों का कारखाना HEC है। इसलिए क्योंकि कारखाने में जो मशीन की को यूज़ किया जाता है वो मशीन बनाता है, इसलिए कारखाना में जो कारखाना है इसको हम लोग HEC कहते हैं। समेत शिखर के बारे में उपनाम है कि पारसनाथ पहाड़ी, एकाग्रता की चोटी, जैन धर्म का मक्का, स्वर्णभद्रकूट, सिद्धाचल, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध भूमि, सिद्ध सदन, सिद्धाचल, शिखर जी, गिरिराज, तीर्थराज, संवेदाचल, शाश्वत तीर्थ, जैन तीर्थ शिरोमणि। जितना भी पर्यायवाची शब्द है सभी लिख दिए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है जोनाह फॉल। जोनाह फॉल उपनाम है गौतम धारा झरना का, और टैगोर हिल मोराबादी हिल का है। झारखंड का जलियांवाला बाग उपनाम है डोंबारी पहाड़ का, और भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को कहा जाता है। 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र खेरा चातर बोकारो को कहा जाता है। प्रतिभाओं की धरती ओरमांझी को कहा जाता है। नियाग्रा फॉल ऑफ झारखंड मिर्चैया जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। अब है प्रमुख पुराना एवं नया नाम, जो कि आपको बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966। इसका नया नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, और इसका नाम 2021 में नया नाम दिया गया है इसको, ठीक है। अगला है रांची कॉलेज रांची। इसकी स्थापना 1926, और 1926 में इंटर स्तर की पढ़ाई, और 20 साल के बाद 1946 में स्नातक स्तर की पढ़ाई। रांची कॉलेज रांची, इसका नाम 2 बार चेंज किया गया, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 2017 में इसका जब नाम चेंज किया गया तो रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। फिर इसका नाम फिर से चेंज किया गया 2025 में, और अब नाम रखा गया है वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। ये किसका नाम रखा गया है? रांची कॉलेज रांची का नाम रखा गया है। तो अब अगर आपसे अभी प्रेजेंट में पूछ ले कि क्या नाम है रांची कॉलेज का, तो आप कहेंगे वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में नहीं रहे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। अगला है बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू। इसका नया नाम हो गया है आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू। इसके अलावा आगे बढ़ा जाए, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल मुरी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। हिंडाल्को इसका नया नाम है मुरी में, और इसका 2005 में नाम चेंज किया गया है, ईस्वी पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949 ईस्वी, इसका नाम 2000 में बदल दिया गया और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी कर दिया गया। अगला है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी, और 2002 में इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर रखा गया। अब आगे बढ़ा जाए, रांची यूरोपियन लूनेटिक असाइलम रांची, जो काके का पागल खाना हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, उसका नाम है रांची यूरोपियन लूनेटिक असाइलम रांची। 1918 में इसका नाम केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची रखा गया। अगला है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम 1906-07 में बदल करके संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग रखा गया। तो यही हम लोग सुनते आए हैं, तो हम लोग को डबलिन यूनिवर्सिटी ही पूछ लेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, और इसी का नाम है संत कोलंबा महाविद्यालय, जो कि हजारीबाग में है। अब कुछ और बच गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अगला है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और 2002 में इसका नाम चेंज किया गया 15 अगस्त 2002 को, और रखा गया नाम राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, रिम्स कहते हैं उसको। अगला है पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। 2020 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू। फिर अगला है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, इसकी स्थापना 2019 में हुई, और 2020 में इसका नाम नया रखा गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग। फिर अगला है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, 1971 में इसकी स्थापना हुई, काफ़ी फेमस है ये, और इसका अब नया नाम 2020 में रखा गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला है दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका, 2019 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका नाम 2020 में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका रखा गया। 1855-56 के संथाल विद्रोह में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें फूलो झानो के बारे में भी पढ़ना है आपको, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। टिस्को के बारे में जानिए। टिस्को जो कंपनी है 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। टाटा स्टील,
इसका नाम रखा गया 2005 में, यानी कि टिस्को कंपनी को 2005 में टाटा स्टील नाम कर दिया गया। फिर है 1945 में टेल्को की स्थापना हुई थी और टेल्को को 2003 में टाटा मोटर्स नया नाम मिला। विल्किंसनगंज या किशुनपुर का नया नाम रांची है। साकची जो है वो पुराना नाम है, अब हम लोग इस शहर को जमशेदपुर के नाम से जानते हैं और इस नाम को कौन दिया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। अगला है डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनीनगर और आप सुने भी होंगे। फिर है माराफारी। माराफारी पुराना नाम है और बोकारो इसका नया नाम है। टेम्पल ग्राउंड पुराना नाम है और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर इसका नया नाम है। मोरखी का नया नाम मयूराक्षी है। गुप्त काशी का नया नाम मल्लूठी। बैजनाथ मठ को अब बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। पुंड या पुंड्र को छोटा नागपुर। पलाउन या पालुन का नया नाम पलामू है। नरीखंड या जंगल तराई को संथाल परगना कहा जाता है। बिजराबाग डाल्टनगंज। तो अब एक बात तो समझ में आ गई, सबसे पहले नाम था बिजराबाग, फिर हुआ डाल्टनगंज, फिर डाल्टनगंज क्या हो गया? मेदिनीनगर हो गया, है ना। तो ये बात याद रखेंगे। काली माटी स्टेशन। काली माटी स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है टाटा नगर स्टेशन। और फांसी टुंगरी रांची पहाड़ है। साहेब बांध जो है रांची झील को नया नाम हो गया, उसका रांची झील रख दिया गया साहेब बांध को। और प्रवर्षण गिरी का नया नाम हो गया श्री राम रेखा पर्वत। नागपुरी कला संगम का नया नाम हो गया झारखंड कला संगम। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलम्स में दिए हुए हैं। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची 20 सितंबर 1924 में इसका स्थापना हुआ था। पढ़िए इसको एक बार और। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची, इसका भी नाम 2 बार चेंज हुआ है। ठीक है। सबसे पहले 20 सितंबर 2007 को इसका नाम चेंज करके रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची। फिर क्या हुआ कि 20 सितंबर 2022 को इसका नाम फिर से चेंज किया गया और अब नया नाम रखा गया है राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान। अगर आपसे सबसे नया नाम पूछे ऑप्शन में राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान रहे, पहले टिक लगाइए। अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अब है गोमो जंक्शन धनबाद। इसका नया नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन धनबाद। बिरसा केंद्रीय कारागार रांची जो है, हम लोग जानते हैं बिरसा केंद्रीय कारागार रांची, उसको अब संग्रहालय बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। जेल तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसका नया नाम हो गया है बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची। अब यहाँ पे म्यूजियम है, जा सकते हैं घूमने के लिए। नगर उटारी जो है उसका नया नाम हो गया है वंशीधर नगर और 2018 में नामकरण इसका किया गया है। कर्माटाड़ प्रखंड जो जामताड़ा का है उसको विद्यासागर प्रखंड नाम दिया गया है, जो कि समाज सेवी थे, महिलाओं के लिए बहुत काम किए थे, उनको सम्मान देने के लिए विद्यासागर प्रखंड उसको नाम रखा गया है कर्माटाड़ प्रखंड का। अगला है भारत वेस्टफॉलिया लिमिटेड टाटीसिल्वे रांची। इसका नया नाम हो गया है इंडिकॉन वेस्टफॉलिया लिमिटेड टाटीसिल्वे रांची। भारत वेस्टफालिया एवं इंडिकॉन इंटरप्राइजेज को मिलाकर। अगला जो है वो है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एनसीडीसी रांची जो है इसको सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची कहा जाता है। अगला है साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह। इसका नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहिबगंज। और अगला है प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार। इसका नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। नेक्स्ट और है झारखंड इनोवेशन लैब रांची सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार। इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब रांची। 3 है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है लमोस सीमेंट्स लिमिटेड। इसका नया नाम हो गया है खलारी सीमेंट लिमिटेड। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए। झारखंड में भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं ये बताएगा। झारखंड में अवस्थित जमशेदपुर सर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित भारत का पहला इस्पात शहर है। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एवं संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में एलेघेनी एवं मोनोनघेला नदी के संगम पर अवस्थित है, जो ओहियो नदी का निर्माण करती है। पिट्सबर्ग को अपने 300 से अधिक स्टील संबंधित व्यवसायों हेतु स्टील सिटी एवं इसके 446 पुलों के लिए पुलों के शहर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा
चयनित दुनिया का 84वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अब आपको बताया गया है झारखंड का सेफिल्ड, भेंडरा, बोकारो के बारे में। बोकारो जिला के नवाडी प्रखंड का भेंडरा गांव झारखंड के सेफिल्ड के नाम से जाना जाता है। भेंडरा गांव एवं पंचायत भी है, जो 244.30 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग हेतु सुप्रसिद्ध है। किसी समय में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान ने इस गांव का दौरा कर सेफिल्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दी थी। तब बिहार के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, तब झारखंड अस्तित्व में नहीं आया था, एवं आज इसे सेफिल्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। भेंडरा गांव का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के लिए भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध व 1962 में चीन के युद्ध के लिए भी इस गांव के लोगों ने सामान बनाए थे। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन हैमर एक प्रकार की हथौड़ी होती है। इसकी चर्चा किसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। सर्वप्रथम यह सिर्फ इंग्लैंड में बनता था एवं बाद में भेंडरा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लग गया। भेंडरा को कॉरपोरेट गांव भी कहा जाता है, क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है एवं लगभग 200 छोटे बड़े लौह कुटीर उद्योग स्थापित हैं। ज्ञातव्य हो कि सेफिल्ड इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर का एक शहर है। इस शहर का नाम सेफ नदी के नाम से रखा गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान सेफिल्ड को स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। कुछ इसी प्रकार की समानता होने के कारण ही भेंडरा को झारखंड का सेफिल्ड कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इसमें हम लोग नए और पुराने नाम भी देखे, उपनाम भी देखे और झारखंड का नामकरण भी इसमें हम लोग पढ़े। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और आप इस बुक को मेरे साथ कवर कर सकते हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।